हेलो गाइस, मैं हूँ अभिषेक वास्ट और आपका स्वागत है मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैनाल हेडवर्क्स के बारे में। तो कैनाल हेडवर्क्स क्या होता है, कैनाल हेडवर्क्स का इस्तेमाल क्या है। कैनाल हेडवर्क्स होता है नदी का जल स्तर ऊंचा करने के लिए, और जो हम उसमें से नहर निकालते हैं उसमें उसके अंदर सिल्ट के प्रतिशत को कंट्रोल करने के लिए। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे कैनाल हेडवर्क्स के। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा फंक्शन ऑफ हेडवर्क। हेडवर्क्स के फंक्शन क्या है या इसके एम क्या है। नंबर 1 है हेडवर्क्स पर उच्च जल स्तर। इस पर हमें ऊंचा जल स्तर चाहिए होता है ताकि हम उसके अंदर नहर के अंदर साफ पानी भेज सकें। दूसरा पॉइंट है नहर में जल प्रवेश पर नियंत्रण। उसके अंदर हमें वाटर की क्वांटिटी पर कंट्रोल रखना होता है, जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार उसके अंदर हम जल का प्रवेश कराते हैं। तीसरा है सिल्ट पर प्रवेश पर नियंत्रण। जो हमारा पॉन्ड क्रिएट होता है हेडवर्क्स पे, उससे हमारी सिल्ट कंट्रोल होती है और इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। तीसरा रिजर्वायर की कैपेसिटी। रिजर्वायर के अंदर जल की मात्रा ना अधिक हो ना कम हो, बराबर चलती रहे। तीसरा है हेडवर्क्स की बाढ़ से सुरक्षा। बाढ़ के समय में हेडवर्क्स की सेफ्टी के लिए सारी जो संरचनाएं होती हैं उन्हें कंक्रीट या स्टोन का बनाया जाता है। तीसरा है लोकेशन ऑफ हेडवर्क्स। सबसे पहले इसमें जो लोकेशन होती है, जो रिवर की स्टार्टिंग होती है वो होती है पहाड़ी अवस्था से या माउंटेनियस स्टेजेस। इस कंडीशन में जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं हेडवर्क्स को क्रिएट बनाने के लिए, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है स्लोप ढाल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर पानी की गति भी तेज़ होती है या वेलोसिटी उसमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें फॉल्स बनाने पड़ते हैं। और इनके अलावा इस जगह पे जो सिंचाई योग्य भूमि होती है या इरिगेबल लैंड होती है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसके कारण इसका पूरी तरह से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा अर्ध पहाड़ी अवस्था, सब माउंटेनियस स्टेज। इस कंडीशन में हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला है निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे रोड़ी रेत आदि स्थानीय रूप से उपलब्ध रहते हैं। दूसरा है नदी की चौड़ाई कम होने के कारण हेडवर्क छोटा बनाना पड़ता है, जिससे निर्माण में व्यय कम आता है। और तीसरा पॉइंट है इस भाग में नदी के किनारे ऊंचे होने के कारण नदी प्रशिक्षण कार्य या रिवर ट्रेनिंग वर्क कम करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है सिंचाई योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। और इसका डीमेरिट्स क्या है, वो है नंबर 1, इस भाग में भूमि पारगम्य होती है या परमेबल होती है, जिससे भूमिगत बहाव की मात्रा बढ़ जाती है तथा सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए जल कम हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है इस भाग में पारगामी निकास नालियाँ अधिक बनानी पड़ती हैं, क्रॉस ड्रेनेज अधिक बढ़ानी पड़ती हैं। अब आते हैं जलोढ़ अवस्था पर, एलोवियल सॉइल या ट्रफ स्टेज पर। जब नदी जलोढ़ अवस्था या जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती है, यहाँ पर सिल्ट और रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। इस स्थान पे ढाल और वेग दोनों ही कम होते हैं और यहाँ पर हेडवर्क्स बनाए जा सकते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, अब उन्हें जानेंगे। इसके लाभ या मेरिट्स वो हैं इस क्षेत्र में रसायन हानियाँ अधिक नहीं होती, सिंचाई हेतु पानी की मांग काफ़ी अधिक होती है। तीसरा पारगामी निकास नालियाँ कम बनानी पड़ती हैं। और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से प्राय उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा नदी की चौड़ाई अधिक होने से नदी प्रशिक्षण कार्य अधिक करना पड़ता है या रिवर ट्रेनिंग वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। इसके बाद इसका एक थर्ड पॉइंट है हेडवर्क्स की जो स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा आती है। अब आते हैं हम शीर्ष कार्य के लिए स्थल चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द हेडवर्क्स। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सारा मटेरियल उस
उस स्थान के पास में ही है या कहीं दूर है, सबसे पहले ये देखना पड़ता है। दूसरा, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम इरिगेबल लैंड शुड बी नियर बाय। कैनाल सिस्टम की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए जो खेती योग्य भूमि होती है, सिंचाई योग्य, उसका समीप होना ज़रूरी है। तीसरा है इजी टू रीच, इस स्थान तक पहुंचना आसान हो। क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुड बी रिड्यूस, इस जगह पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की संख्या कम होनी चाहिए। द फ्लो ऑफ रिवर शुड बी इन ए सिंगल स्ट्रीम, नदी के प्रवाह, एक नदी का जो प्रवाह है वो एक ही धारा में होना चाहिए, कई धाराओं में नहीं। अब हम बात करेंगे जनरल लेआउट के ऑफ हेडवर्क्स के बारे में। इसमें पहला आता है हमारा बियर, यह है बैराज, यह है हमारा बियर, इसे बैराज भी हो सकता है इसकी जगह पर। दूसरा है हमारी विभाजक दीवार, इसे डिवाइड वॉल कहते हैं। थर्ड हुआ हमारा अंडर स्लूज, ये जो हमारे लगे हुए अंडर स्लूज हैं। इसके बाद हमारा आता है मछली सीढ़ी, ये मछली सीढ़ी है। और फिर इसके बाद हमारा हेड रेगुलेटर, ये हमारा हेड रेगुलेटर है जो कि कैनाल के अंदर पानी के एंटर को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है हमारा लट्ठावाही नाली। लट्ठावाही नाली, इसका प्रयोग पहले के समय में लकड़ी के लट्ठों को इधर से इस पार से दूसरी बार ले जाने के लिए किया करते थे। उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था किनारे की ओर। उससे अगला पॉइंट हमारा लॉक चैनल, इसका इस्तेमाल भी पहले के समय में किया जाता था जब इसमें नाव को, किसी भी नाव को पॉन्ड से किनारे की ओर ले जाना होता था। इसका प्रयोग अब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिल्ट नियंत्रक कार्य, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क। और नेक्स्ट है हमारा नदी प्रशिक्षण या सुधार कार्य। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वियर, वियर का क्लासिफिकेशन। ए पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उद्देश्य कार्य के आधार पर वर्गीकरण। पहला पॉइंट है हमारा स्टोरेज वियर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसको स्टोरेज करने के लिए हम वियर बनाते हैं, उसे स्टोरेज वियर कहते हैं। पिकअप वियर, उसका नदी में जल का लेवल ऊंचा करने के लिए जो वियर बनाया जाता है उसे पिकअप वियर कहते हैं। और अगला है डायवर्जन वियर, ये नदी के अंदर जल का स्तर बढ़ाने और जल को नहर की ओर मोड़ने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इससे अगला है हमारा वेस्ट और ओवरफ्लो वियर। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि वियर जलाशय की पानी की वेस्टेज, जो पानी हमारा ज़्यादा होता है उसके ओवरफ्लो के लिए बनाया जाता है। और ये वियर जलाशय की परिधि पर बनाए जाते हैं। जब जलाशय में बाढ़ के समय जल स्तर या फुल रिजर्वर लेवल से अधिक हो जाता है तब बाढ़ का अतिरिक्त पानी इस वियर के ऊपर से होकर सुरक्षित रूप से दूसरी ओर ट्रांसफर कर दिया जाता है या विसर्जित कर दिया जाता है। यह उत्प्लाव मार्ग या स्पिलवे की तरह काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं वियर के लेआउट के बारे में। इसमें हम सबसे पहले आते हैं अप स्ट्रीम बोल्डर पिचिंग। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो हमारा है फर्स्ट स्टार्टिंग में अप स्ट्रीम बोल्डर पिचिंग होती है, इससे हमारी शुरुआत होती है। सेकंड है हमारी कर्टेन वॉल, ये जो हमारी कर्टेन वॉल है इसको आगे की तरफ से अप स्ट्रीम की तरफ रोकने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा इसका अप स्ट्रीम प्रोन, जो कि एक बेड की तरह एक लेवल तैयार करता है। नेक्स्ट है हमारा शटर ऑन क्रेस्ट वॉल, ये हमारा शटर जो कि इसके लेवल को बनाए रखता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वियर बॉडी वॉल, जो कि इसका एक जैसे पेड़ के तने की तरह इसका कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा DS एप्रोन या डाउन स्ट्रीम एप्रोन, जो डाउन स्ट्रीम की तरफ एक बेड का काम करता है। इसको रोकने के लिए डाउन स्ट्रीम ब्लॉक प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि ये आगे की तरफ, इधर डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से आगे को ना खिसके। हमारा पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल।
जो वियर है उन्हें मटेरियल के बेस पे जो बांटा गया है वो है पहला मेसनरी वियर, सेकंड है सीमेंट कंक्रीट वियर और थर्ड है मेसनरी एंड रॉकफिल वियर। हमारा जो मेसनरी वियर है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें यह वियर गढ़े हुए पत्थरों की चिनाई द्वारा बनाया जाता है। इसके स्टेबिलिटी के लिए इसकी तली पर ऊर्ध्वाधर रोक दीवार बना दी जाती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यह एक ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली छोटी सी वॉल दी गई है ताकि ये स्टेबल रहे। और जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सेकेंड टाइप ऑफ वियर हमारा है मेसनरी एंड रॉकफिल वियर। इसमें चिनाई की दीवारें बनाकर उनके बीच पत्थर की भराई कर दी जाती है और इसके शिखर या क्रेस्ट पर प्लास्टर करके इसके ऊपर शटर लगा दिए जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसके ऊपर प्लास्टर ऊपर कर दिया जाता है और यहाँ पर शटर लगा दिया गया है ताकि इधर का पॉन्ड का लेवल बनाए रखा जा सके। अब है हमारा कंक्रीट वियर। कंक्रीट वियर में इसके अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम एवं प्रतिप्रवाह या अप स्ट्रीम में ढालू किनारे सीमेंट कंक्रीट के बना दिए जाते हैं और फिर इसके बाद डाउन स्ट्रीम की ओर जो द्रवीय उछाल या हाइड्रोलिक जंप उत्पन्न कराने के लिए समतल ढाल या फ्लैट स्लोप बना दिया जाता है। इसमें द्रवीय उछाल या हाइड्रोलिक जंप से पानी की जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है और वियर के आगे नदी का आधार तल यानी कि बेड लेवल मतलब सेफ हो जाता है। इसके शिखर पर भी शटर लगा दिए जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये इसका शिखर है या क्रेस्ट है, इसके ऊपर शटर लगा हुआ है। अब आते हैं हम बैराज पर। बैराज भी वियर की तरह ही वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। इनमें वियर की तरह मुख्य ठोस दीवार न होकर के इसमें गेट लगे होते हैं जिनके अंदर से पानी को बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को दूसरी ओर पहुंचाया जाता है। इसके ऊपर हम रोड भी बना सकते हैं और इस पर जो कंट्रोल होता है वो वियर की तुलना में या कंपैरिजन में वो काफ़ी अच्छा होता है। इस पर कंट्रोल अच्छा होता है और लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, निर्माण लागत होती है, वो वियर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आती है। इस पर कंट्रोल अच्छा होता है वाटर का। ये है इसके कुछ पार्ट। ये इसमें स्टार्टिंग में से कंक्रीट ब्लॉक प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। सेकेंड इसमें इसका जो पॉइंट लेवल है वो है ये, मैक्सिमम वाटर लेवल इसका ये है और काउंटर वेट लगाकर इसके शटर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम रोड जो बनाया गया उसके लिए भी नीचे इस जगह से वाटर फ्लो होता है, इसके कारण बीच में यहाँ पे कॉलम्स लगे होते हैं जिनमें गेट फंसे होते हैं, खांचे बने होते हैं, उनमें गेट फंसे होते हैं जिनसे इनको रेगुलेट किया जाता है। इसके ऊपर हम रोड बना सकते हैं, रोड भी बनाया जाता है और रेलवे ब्रिज भी हो सकता है। ये जगह पर हमारे स्टैगर्ड फ्रिक्शन ब्लॉक्स हैं जो कि डाउन स्ट्रीम की तरफ आने वाले पानी को कंट्रोल करते हैं, उसके फ्लो को धीमा करते हैं। ये पाइल्स हैं जो हमारा बैराज है इसको स्टेबल बनाती हैं। ये पाइल्स इसके अंदर मिट्टी के अंदर इसको जकड़े रखती हैं। अब ये जो हमारा लेआउट है इसके अंतर्गत हमने देखा था, ये हमारी विभाजक दीवार या डिवाइड वॉल है। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें वेल फाउंडेशन होती है, नीचे कंक्रीट ब्लॉक होता है। यह है मेसनरी स्ट्रक्चर। इसकी जो अपर वाइड होती है वो 1.5 मीटर टू 2 मीटर होती है। बीच में इसको कंक्रीट स्लैब दिया गया है ताकि इसके ऊपर आने वाला लोड इक्वली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये थी हमारी विभाजक दीवार या डिवाइड वॉल। इसका इस्तेमाल इस जगह पर एक छोटा रिजर्वायर, स्टेबल रिजर्वायर बनाने के लिए किया जाता है। जो वाटर का मेन फ्लो होता है वो इस तरफ चलता है। इस जगह पर जो स्रोत होते हैं उन्हें लगभग बंद रखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो पॉन्ड होता है वो स्टेल हो जाता है और सिल्ट नीचे बैठने लगती है। ये हमारा हेड रेगुलेटर है, इसको ओपन करके यहाँ से कैनाल के अंदर पानी उतारा जाता है, जो कि इसके अंदर सिल्ट की मात्रा कम होती है। हालांकि इरिगेशन के लिए जो हमारे खेतों की फसलों के लिए सिल्ट लाभदायक होती है, लेकिन ये इसके कैनाल की कैपेसिटी को घटा देता है। इसलिए लेकिन जो घुली मात्रा में होती है वो
खेती के लिए, फसलों के लिए लाभदायक होती है सिल्ट। जब और दूसरा कैनाल के हम 90 to 110 डिग्री पर बनाते हैं, इस पर आसानी से कैनाल के अंदर पानी उतर जाता है। यह है हमारी फिश लैडर और यह है इसका ए और बी पर क्रॉस सेक्शन। ये हमारा घटता हुआ वाटर लेवल, सॉरी इसमें लिखना रह गया है, हमारा वाटर लेवल। ये जो उसमें जब वाटर इधर से दूसरी तरफ जाता है वॉल के, तो वाटर लेवल घटते जाता है। और ये होता है मुख्यतः मछलियों के लिए। जब नदी के आर पार जब वियर बना दिए जाते हैं, तब वियर के ऊपर से मछलियों पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। इस अवस्था में नदी के पानी में उपस्थित मछलियाँ वियर के आर पार नहीं जा पाती हैं। तो इस कारण जब सर्दी के ऋतु में गर्म पानी की तलाश में मछलियाँ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर, और वर्षा ऋतु में स्वच्छ पानी की तलाश में डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की ओर वापस आती हैं। इस प्रकार मछलियाँ वियर में उनके आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है या वियर उत्पन्न करता है। तो मछलियों के आने जाने को बनाए रखने के लिए विभाजक दीवार के अनुदेश एक मछली सीढ़ी बना दी जाती है। यह विभाजक दीवार के अनुदेश एक मछली सीढ़ी बना दी जाती है। इस जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मछली सीढ़ी का ये प्लान है और यह एलिवेशन। इसमें क्रमागत रूप से वेफल बॉल्स बना दी जाती हैं, इन्हें वेफल बॉल कहते हैं। इससे पानी इधर उधर घूमता हुआ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता रहता है, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। इसमें पानी का जो वेग होता है या वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। मछली सीढ़ी का जो डिज़ाइन होता है इस प्रकार करना चाहिए कि इसमें पानी का जो वेग है, वेलोसिटी है, लगभग 3 से 3.5 मीटर पर सेकंड बना रहे। इस वेग से या इस वेलोसिटी से मछलियाँ पानी में अपोजिट डायरेक्शन में भी चली जाती हैं और अंडर स्लूज से होकर निकलने वाले पानी के साथ मछलियाँ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर चली जाती हैं, परंतु तेज़ गति के कारण या तेज वेलोसिटी होने के कारण वापस उसी दिशा में नहीं आ पाती हैं। यह है हेड रेगुलेटर। अब हेड रेगुलेटर के बारे में बात करते हैं। नहर शीर्ष पर वियर के लंबवत, नहर शीर्ष पर वियर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर एक जो अधस्लूज, ये है अधस्लूज, इनसे जुड़ी हुई एक संरचना जो बनाई जाती है उसे हेड रेगुलेटर कहते हैं। यह कम ऊंचाई के वियर के समान होता है। इसके शिखर पर समुचित अंतराल पर यानी कि एक इक्वल डिस्टेंस पर इसमें कॉलम बनाए जाते हैं और इन कॉलम के साइड में खांचे बना दिए जाते हैं। इन्हीं खांचों में से लोहे के फाटक लगे होते हैं। इन फाटकों को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। और यह प्लेटफॉर्म स्तंभों के ऊपर, उन्हीं कॉलम के ऊपर टिका होता है। इस जगह पर इसके नीचे कॉलम लगे होंगे, इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ है। नियंत्रित और जो नियंत्रक के आर पार जाने के लिए प्लेटफॉर्म के एक ओर से दूसरी ओर सड़क बना दी जाती है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसके ऊपर रोड बना दिया जाता है। इस हेड रेगुलेटर के जो मेन कार्य हैं अब उनके बारे में जानेंगे। पहला है हेड रेगुलेटर के फाटकों को संचालित कर नहर में पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसके जो फाटक होते हैं उनको कंट्रोल करके नहर के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। और हेड रेगुलेटर के शिखर का तल नदी के तल से काफ़ी ऊंचा होने से सिल्ट जो होती है शांत कुंड में बैठ जाती है। इससे नहर में सिल्ट की अधिक मात्रा नहीं जा पाती। इसका शिखर ऊंचा होने की वजह से जो इसके जो नदी के पानी में सिल्ट होती है नीचे बैठ जाती है और जो कैनाल के अंदर वो सिल्ट नहीं जा पाती है। अब बाढ़ के पानी में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये बाढ़ के समय फाटक बंद कर दिए जाते हैं। इस जगह पर
और नहीं तो वो नहर के अंदर जब सिल्ट चली जाएगी उसके बाढ़ के पानी में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और वो जब गेट ओपन होंगे इसके तब नहर में चली जाएगी और इसकी जो धारिता होगी या कैपेसिटी होगी कैनाल की उसको कम करेगी, इसकी सामर्थ्य को, स्ट्रेंथ को कम करेगी। और हेड रेगुलेटर के फाटकों को जब भी जब कैनाल की मरम्मत करनी होती है या कहीं पर इसकी रिपेयरिंग करनी होती है तब उस दौरान फाटकों को बंद करके पानी की आपूर्ति को रोक दिया जाता है और जो मरम्मत कार्य होता है उसको प्रगति पर किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कैनाल हेड रेगुलेटर है, ये है इसका प्लान और ये है इसका क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में जो अंडर स्लूज है, ये अंडर स्लूज है, ये क्रेस्ट है और ये हेडवर्क। इसके ऊपर जो रोड है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, ये हमारी कैनाल है, ये इसका फुल सप्लाई लेवल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लट्ठावाही नाली या लॉक शूट। ये लॉक शूट इनको मैदानी जब पहाड़ी क्षेत्र जो हुआ करते थे हमारे उनके अंदर जंगलों से लकड़ी के लट्ठे काटे जाते थे और इनको मैदानी भाग तक पहुंचाने के लिए पहले के समय में यातायात के साधन अच्छे नहीं थे, तब इन्हें नदियों के पानी के साथ बहा दिया जाता था जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाते थे। तो फिर इसीलिए मैदानी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए इन्हें जब बीच में बियर या कोई चीज़ बैराज जब आ जाते हैं तो ये रुकावट बनते हैं, तो इनके ऊपर ही हमें ये संरचना बनाई जाती थी। लेकिन अब यातायात के साधन होने की वजह से अब ये नहीं बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्रेस्ट वॉल होती है, ये वियर है और ये वियर का क्रॉस सेक्शन है। इसके अंदर जो क्रेस्ट गेट है, गेट ओपन होता है, ये इधर से लॉग इसके अंदर एंटर करता है और लास्ट इधर को डाउन स्ट्रीम की तरफ निकल जाता है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ निकल जाता है वाटर फ्लो की वजह से। जब वाटर फ्लो इनसाइड होता है तो वो लॉग इसके साथ आगे बह जाता है। अब आते हैं हम लॉक चैनल पर। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा लॉक चैनल, इसके अंदर ये हमारी विभाजक दीवार, ये स्टील पॉन्ड, ये हमारा हेड रेगुलेटर, ये और ये कैनाल। इसके ऊपर ये लॉक चैनल है। ये एक छोटी चैनल नहर के हेड रेगुलेटर से कुछ ऊपर प्रवाह या अपस्ट्रीम की ओर से निकालकर नहर में जोड़ दी जाती है। इस चैनल के प्रति प्रवाह वाले सिरे पर फाटक लगा दिए जाते हैं तथा इसके बीच के भाग में डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, इसके बीच के भाग में 2 लॉक गेट ए व बी लगा दिए जाते हैं। इनका प्रयोग चैनल्स में पानी का तल ऊंचा करने अथवा नीचा करने के लिए लॉक गेट ए करने के लिए किया जाता है। लॉक चैनल का निर्माण नौका को नदी से नहर में ले जाने के लिए किया जाता था, क्योंकि हेड रेगुलेटर से नौका होकर नौका को नहर में नहीं ले जाया जा सकता था। कहने का मतलब यह है, जब पौंड नदी में हमारी नाव होती थी उसको डायरेक्टली नहर में ले जाना संभव नहीं था, इसलिए इसके लिए लॉक चैनल बनाए जाते थे। पहले इस गेट को ओपन करके इस सेक्शन में नाव आती थी, फिर गेट को बंद कर दिया जाता था, नाव बीच में रुक गई, फिर इसके बाद ये वाला गेट ओपन किया जिसमें ताकि इसका फिर धीरे धीरे वाटर लेवल लो हुआ। फिर ये वाला गेट ओपन होने के बाद उस नाव को कैनाल में उतार दिया जाता था। इसलिए ये लॉक चैनल बनाए जाते थे। अप स्ट्रीम की तरफ भी है, ये डाउन स्ट्रीम की तरफ भी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिल्ट नियंत्रक कार्य, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा शांत कुंड पद्धति या स्टिल पॉन्ड सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा इस डायग्राम में देखते हैं, जैसा कि हमारा ये वाला एरिया है, इसके अंदर हमारे पॉन्ड में पानी ठहरा हुआ है। इस चीज़ को आप इस तरह से देखिए, यह विभाजक दीवार, यह कैनाल और यह स्टिल पॉन्ड। अब इस डायग्राम में देखते हैं, यह है विभाजक दीवार, यह स्टिल पॉन्ड और यह हेडवर्क। इसके बीच में यहाँ पर जब पानी रुक जाता है, जब पानी इसमें रुक जाता है तो उसको टनल्स के ज़रिए, जब रुका होता है इसमें सिल्ट इकट्ठी होती रहती है,
जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्लूज को ओपन कर देते हैं पानी के साथ, इस जगह की सिल्ट बहकर आगे की ओर आ जाती है। सिल्ट निकालने के लिए सेकंड मेथड जो यूज किया जाता है वो है सिल्ट इजेक्टर। इसको हम कैनाल के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। कैनाल के अंदर जब बाढ़ के समय सिल्ट एंटर हो जाती है तब उस सिल्ट को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारी मेन कैनाल है। इसके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट एक ही लेवल रहता है। और ये बीच में हमारे पाइप्स लगा दिए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर स्लोप होता है। इस जगह पर जब हमारा सिल्टेड वाटर इकट्ठा हो जाता है, सिल्ट नीचे बैठ जाती है, तब यह स्लोप के ज़रिए वो नीचे आ जाती है। वाटर फ्लो इधर से इस साइड की ओर हो रहा है। ये जगह बीच में थोड़ी चौड़ी होती है ताकि इसमें सिल्ट आसानी से नीचे बैठ जाए। सिल्ट बहकर इनमें आ जाती है और साइड में हमारा इजेक्टर लगा होता है जो सिल्ट को एक और इकट्ठा कर देता है। यह सेकंड मेथड।